बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है वर्क एंड हीट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। आर्टिकल को स्टडी करने से पहले हम इससे रेलेवेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है थर्मोडायनामिकल सिस्टम। थर्मोडायनामिकल सिस्टम कह लें या फिर सिंपली हम इसको सिस्टम कह लें, ठीक है। ये क्या चीज होती है? जब भी हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर में मौजूद तमाम गैसेस को बैक वक्त स्टडी नहीं करते, जबकि हम एक कंटेनर के अंदर एक स्मॉल मैस ऑफ द गैस को कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट, दैट पोर्शन विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि part of universe under study is called system। अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी है दैट इज सराउंडिंग। जी स्टूडेंट्स, ये सराउंडिंग क्या चीज होती है? सराउंडिंग उस जगह को कहते हैं जो कि सिस्टम के अलावा होती है। यानी कि अभी हमने देखा कि एक गैस के पोर्शन को हमने एक वेसल के अंदर एनक्लोज कर लिया है, वो बन जाता है सिस्टम, और उसके बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो सारी की सारी उसका सराउंडिंग कहलाती हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट सिस्टम everything is surrounding। थर्ड टर्मिनोलॉजी है दैट इज थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स। जी स्टूडेंट्स, ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जब सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो जो क्वांटिटीज चेंज होती हैं उसको हम थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स का नाम देते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ, और आर्टिकल है हमारा वर्क एंड हीट। हम इन दोनों के बारे में बात कर चुके हैं कि दीज आर बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क को हम डिस्क्राइब करते हैं कि जब भी सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इसको हम वर्क का नाम देते हैं। लाइक एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करवा रहा हो तो रिजल्टिंग एनर्जी को वर्क का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से हीट को हम डिस्क्राइब करते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो दैट थिंग इज नोन एज हीट, उसको हीट कहा जाता है। तो बेसिकली ये दोनों ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती हैं। फिर हमने ये बात भी डिस्कस कर ली थी कि हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, इसमें हमने एग्जांपल देखी थी कि जब आप सॉस पैन में वाटर को बॉयल करते हैं तो उसकी वजह से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है
वो उसके ढक्कन को लिफ्ट करके इस बात का सबूत देती है कि इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। और जब आप वर्क को हीट में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो दैट इज द स्लाइडिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट अपॉन अदर या रबिंग ऑफ योर हैंड्स। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट हमने यहां पे ये बात स्टडी करनी है कि वर्क और हीट सिस्टम से जब रिलेट करते हैं तो आप इनको क्या नाम देते हैं। लाइक हीट सिस्टम में ऐड की जा रही है, हीट सिस्टम से एक्सट्रैक्ट की जा रही है, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है या सिस्टम अपने सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। तो इस सिचुएशन में इनको हम पॉजिटिव साइन कब असाइन करते हैं, नेगेटिव साइन हम इन्हें कब असाइन करते हैं। तो आइए देखिए, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन साइन कन्वेंशन। स्टूडेंट्स इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हर चीज जो कि सिस्टम के लिए फायदेमंद होगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि जिस पोर्शन को हमने स्टडी करना होता है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उसको सिस्टम कहते हैं। तो हम हमेशा सिस्टम के बेनिफिट की बात करेंगे और बेनिफिट की वजह से हम उन क्वांटिटीज को जो कि सिस्टम के लिए बेनिफिशियल होती हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये बात हम यहां लिख लेते हैं। Anything which benefits the system is taken as positive। अब स्टूडेंट हम पहले इसमें डिस्क्राइब करते हैं हीट को। अब हीट हमारे पास दो तरीके से हो सकती है। नंबर वन, हम इसको लिख सकते हैं हीट एडेड टू सिस्टम, और दूसरा ये बन जाएगा हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक गैस है जिसको हमने वेसल में एनक्लोज किया हुआ है। अब अगर आप उसको हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे प्लेस करते हैं जिसकी वजह से हम बेसिकली सिस्टम को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है और रैंडमनेस को हमने इंटरनल एनर्जी का नाम दिया था। तो सिस्टम की बेसिकली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना शुरू हो जाती है जब भी आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूंकि इस प्रोसेस में सिस्टम का फायदा हो रहा है तो हीट एडेड टू द सिस्टम को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर हम सिस्टम को लो टेम्परेचर रेजरवायर पे रखकर उसमें से हीट की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस सिचुएशन में सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस कम होना शुरू हो जाती है। और सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की जब रैंडमनेस कम होगी तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, विच इज द बेसिकली लॉस ऑफ सिस्टम, और इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसी तरीके से हम यहां पे इसको मेंशन कर देते हैं, हीट एडेड टू द सिस्टम, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, and heat extracted from the system, it is taken as negative। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं वर्क की तरफ। वर्क हीट की तरह यहां पे भी दो केसेस बनेंगे। नंबर वन, वर्क डन बाय सिस्टम on surrounding। Number two, work done on system by surrounding।
स्टूडेंट्स, बात हमने वही जहन में रखनी है कि जिस भी प्रोसेस में सिस्टम का फायदा होगा उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि हमारे पास यहां पे एक बलून है और बलून को हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं एज सिस्टम, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी, सराउंडिंग बन जाएंगी। अब स्टूडेंट्स, सराउंडिंग बलून के ऊपर फोर्स लगा रही है ताकि वो उसकी जगह को हासिल कर ले, जबकि बलून के अंदर जो बेसिकली सिस्टम है हमारा वो फोर्स लगा रहा है कि वो सराउंडिंग की जगह को कैप्चर कर ले। अब अगर हम पहले डिस्क्राइब करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट को कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो इस सिचुएशन में इमेजिन करें कि बलून का साइज पहले से ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि सिस्टम का एरिया इंक्रीज हो गया है। अब सिस्टम का एरिया इंक्रीज होना बेसिकली सिस्टम के बेनिफिट की बात है, तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर इसी तरीके से सराउंडिंग कामयाब हो जाए कि वो सिस्टम के किसी पोर्शन पे ऑक्यूपाई कर लेती है, तो इस सिचुएशन में सिस्टम का लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट भी मेंशन कर लेते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, दिस इज टेकन एज नेगेटिव। इसको नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात बुक में साइड इंफॉर्मेशन में इस तरह से डिस्क्राइब की हुई है कि जब भी आप सिस्टम को हीट ऐड करते हैं वो पॉजिटिव ली जाती है, सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव कंसीडर की जाती है, और अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव, और अगर आप सिस्टम से सराउंडिंग पे वर्क करवा रहे हैं तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्क इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स। वर्क इन टर्म्स ऑफ thermodynamical variables। स्टूडेंट्स, वर्क का रिलेशन हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ है, विच इज W इज इक्वल टू FD। हम इसमें मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं और जनरल केस इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर सेम इन डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम ये फॉर्मूला अपने थर्मोडायनामिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो चले हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने प्रेशर वाले आर्टिकल में कैलकुलेट की हुई है। अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मेजर करना जरा मुश्किल है, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली मेजरेबल पैरामीटर्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम को डील करते हैं। लाइक हम पहले भी एक्सप्लेन करके हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। इसके लिए आप स्टूडेंट इमेजिन करें कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है जिसमें हमने एक गैस को एनक्लोज किया हुआ है और उसके ऊपर एक वेटलेस, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है। अब पिस्टन का एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सिस्टम का वॉल्यूम V है, सिस्टम में प्रेशर P है और गैस फोर्स F पिस्टन के ऊपर अप्लाई कर रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सिस्टम को एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे रखकर हीट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से थर्मोडायनामिकल सिस्टम में मौजूद गैस की रैंडमनेस इंक्रीज करेगी और मॉलिक्यूल्स अपनी हाई रैंडमनेस की वजह से पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। अब पिस्टन के ऊपर जब फोर्स इंक्रीज करती है तो बेसिकली सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स, इस केस में हमने प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। अब प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। फर्ज कर लें कि न्यू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज V प्लस डेल्टा V, जो तब जनरेट होती है जब पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाते हुए डेल्टा Y डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब हमने यह देखना है कि ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस सिस्टम ने कितना
वर्क किया था। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि सिंस P इज इक्वल टू F ओवर A, और यहां से फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। और दूसरी बात, D जो है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वाई। अब ये दोनों वैल्यूज हमने वर्क के फार्मूला में प्लेस करनी है, और वर्क का फार्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू P A डेल्टा वाई। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर हम गौर करें तो ये जो फैक्टर लिखा हुआ है एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ, तो ये बात हमें पता है कि एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट वॉल्यूम बन जाते हैं। अब चूंकि यहां पे चेंज इन लेंथ यूज किया हुआ है इसलिए वॉल्यूम की जगह पे हम डेल्टा वी को प्लेस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास वर्क की एक नई फॉर्म बन जाती है इन द डायरेक्टली मेजरेबल पैरामीटर विच आर रेलेवेंट टू द थर्मोडायनामिकल सिस्टम। अब इसमें प्रेशर को अगर आपने मेजर करना हो तो हम सिंपली एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, वो हमें सिस्टम का प्रेशर बता देगा। और वॉल्यूम बेसिकली क्यूबिकल वेसल हो, सिलेंड्रिकल वेसल हो या किसी भी टाइप की वेसल हो, तो जो वेसल का वॉल्यूम होता है वही गैसियस सिस्टम का वॉल्यूम होता है। तो ये वो दो पैरामीटर्स आ गए जिसको आप थर्मोडायनामिक सिस्टम में डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहां से रिजल्ट बनता है कि जब भी सिस्टम एक्सपेंड करेगा वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक्सपेंशन में डेल्टा वी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, और जिसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, जिसको हम यहां पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप सिस्टम को कंप्रेस करते हैं या ड्यूरिंग कंप्रेशन में क्या होता है, सिस्टम का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, मींस फाइनल वॉल्यूम इज स्मॉलर देन द इनिशियल वॉल्यूम। तो इसमें डेल्टा वी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग विच इज टेकन एज नेगेटिव, और ये बात हम यहां पे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए कि वर्क को ग्राफिकली किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब स्टूडेंट्स ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाएगा बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिसमें हम प्रेशर की वैल्यू को रखेंगे अलोंग वाई एक्सिस और वॉल्यूम की वैल्यू को हम रखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा V, यहां पे आ जाएगा P। हमने ये बात की है कि प्रेशर की वैल्यू को हम कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम को एक्सपेंड करना पड़ता है जब आप सिस्टम को सर्टेन हीट प्रोवाइड करते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा दैट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें ये हमारे पास इनिशियल स्टेट आ जाएगी, ये हमारे पास फाइनल स्टेट आ जाएगी। सपोज कर लें कि इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम की वैल्यू V1 है, जबकि फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम की वैल्यू V2 है, और सिस्टम की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हम यहां पे डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे मूव कर रहा है। अब वो कहता है कि ग्राफिकली अगर आपने इस प्रोसेस में जिसमें वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हो रहा है और प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, आपने वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वर्क बेसिकली इस PV ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया होगा। जिस तरीके से चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा था कि FD ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया वर्क होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे PV ग्राफ के अंडर आने वाला जितना भी एरिया होगा वो बेसिकली उस ड्यूरेशन के वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इन दिस केस वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर PV ग्राफ, या PV डायग्राम भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स,
ये जो हमारे पास एक शेप बन रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, तो हम यहां पे लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू एरिया किसका जी, ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करनी है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सपोज कर लें कि लेंथ जो है हम इस साइड को कंसीडर करते हैं और इसकी वैल्यू P प्रेशर के इक्वल है, तो यहां पे P आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये वाली साइड आ जाएगी जो कि किसी सर्टेन पॉइंट से के दरमियान में है, तो इसमें हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी V2 माइनस V1, जिसको हम कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा V, विच इज द वैल्यू ऑफ वर्क। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने एग्जांपल कंसीडर की है, दिस इज द एग्जांपल फॉर एक्सपेंशन, जिसमें इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम से स्मॉलर है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं कि दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन। अगर हम इसी केस में कंप्रेशन की बात करते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम हायर वॉल्यूम V2 टू द स्मॉलर वॉल्यूम V1, तो इस सिचुएशन में वर्क की वैल्यू किस तरह से आएगी। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू y एक्सिस पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ P, और कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यूज भी हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। वॉल्यूम इज अलोंग x एक्सिस, दिस इज द वैल्यू V1 एंड दिस इज V2, और सिस्टम अपनी अब इनिशियल स्टेट उसकी बन जाएगी V2 और फाइनल स्टेट उसकी बन जाएगी V1, और डायरेक्शन ऑफ मोशन हम यहां पे एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज द केस जिसको हम क्या नाम देते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, अब इस सिचुएशन में भी फॉर्मूला हमारे पास एज इट इज आएगा। क्या करना है जी, हमने इस सिचुएशन में वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज इक्वल टू एरिया। एरिया यहां पे हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, लेंथ जो कि सेम वैल्यू आपको दे देगा P, और साथ में आ जाएगी इसकी विड्थ। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू P एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपने क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पे ये बन जाएगा V1 माइनस V2। In this case, V1 is representing final and V2 is representing initial. तो V1 की वैल्यू हमें नजर आ रही है that is smaller as compared to V2. तो यहां पे इसका आंसर बन जाएगा माइनस में V2 माइनस V1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव साइन बाहर निकाल दें, वर्क की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी, नेगेटिव P इंटू V2 माइनस V1। तो यहां से भी हमें क्लियर हो जाता है कि एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और कंप्रेशन के अंदर वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है विच इज ऑल्सो नोन एज वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। अब स्टूडेंट्स एक और इसकी एग्जांपल देखिए। फर्ज कर लें कि हमारे पास उसी तरह से y एक्सिस के ऊपर प्रेशर की वैल्यू है और x एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू है। अब हम यहां पे क्लोज लूप की बात करते हैं कि अगर एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्लोज लूप में मूव किया है, क्लोज लूप किस तरीके से बन जाएगी, इसमें हम पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। Say this one, A, B, C, D and then back to A. डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी डिस्क्राइब कर देंगे, A से B, B से C से D एंड D से A।
अब अगर वो इस प्रोसेस में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क, वर्क की वैल्यू क्या होगी, तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड हमारा वही है जो हमने पहले मेंशन किया है कि दिस इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास बेसिकली 4 किस्म के वर्क्स हो रहे हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं ए से बी ड्यूरेशन में W1, बी से सी के लिए जो वर्क है इसकी वैल्यू आ जाएगी W2, सी से डी जो है दिस इज W3 और डी से ए जो है दैट इज W4। इसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं, हमने ये बात देखी है कि जब भी चेंज इन वॉल्यूम होता है तो वर्क की वैल्यू होती है। अब हमारे इस केस में देखिए कि ए से बी चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है 0, सी से डी चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है 0 के इक्वल। इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों प्रोसेसेस में वर्क नहीं होता और हम यहां पे लिख लेते हैं W1 इज इक्वल टू W3 विच इज इक्वल टू 0। और इसकी वजह क्या है, बिकॉज इन दीज प्रोसेसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि हर वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसके लिए वर्क की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास 2 प्रोसेसेस रह गए, एक है W2 और एक है W4। अगर मैं गौर करूं तो W2 इज द प्रोसेस विच इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंशन इन द सिस्टम, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज एक्सपेंशन। और अभी हम बात करके हैं कि एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। और डी से ए W4 जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली कंप्रेशन, और कंप्रेशन के वर्क को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब इस लिहाज से हमने सिर्फ W2 और W4 के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क की वैल्यू को फाइंड करना है। अब मेथड हमारा वही है कि हम एरिया अंडर द कर्व देखेंगे। तो इसमें देखिए W2 के नीचे आने वाला एरिया मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस इज द होल रीजन जिसका एरिया W2 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब अगर हम चलते हैं W4 के लिए तो उसके लिए हम ब्लू यूज कर लेते हैं। दिस इज द एरिया अंडर AD प्रोसेस जिसको हमने W4 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब यह हो गया कि इतने ड्यूरेशन में होने वाला वर्क ड्यू टू BC प्रोसेस एंड ड्यू टू DA प्रोसेस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। मतलब हम इस रीजन को क्या कर देंगे, रिमूव, कि ये दोनों वर्क एक दूसरे से कैंसल हो जाते हैं। अब रिमेनिंग वर्क कौन सा रह गया, जो आपको उस क्लोज लूप में नजर आ रहा था। तो जब भी क्लोज लूप का क्वेश्चन आएगा तो जब भी क्लोज लूप का क्वेश्चन आएगा और उसमें वो आपसे कहे कि आपने वर्क डन फाइंड करना है, आपने वर्क डन फाइंड करना है ड्यूरिंग दिस कंप्लीट साइकिल, तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली उस क्लोज शेप का एरिया फाइंड कर लेना है। और इस सिचुएशन में क्लोज शेप का एरिया किसके इक्वल आ रहा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहां पे हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि दिस इज बेसिकली वर्क इन दिस केस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय शेप। अब वो ट्रायंगल बन रही है, वो रेक्टेंगल बन रही है, या वो एक सर्कल बन रहा है, उससे हमें कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो ये बात इसमें आपने याद रखनी है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इन थर्मोडायनामिक्स दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां तक है हमारा आज का लेक्चर। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।